हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अनया आकृति को अपनी बाहों में भरे हुए बड़े ही प्यार से उसको किस किए जा रही थी। किस करते हुए जब अपनी नज़रें उठाकर आकृति को देखती है तो आकृति की आंखों में एक नशा सी उतर चुकी थी। उसके लिए जो कुछ भी हो रहा था जैसे मानो बर्दाश्त करना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल हो रही हो। आकृति की नज़रें जब अनया से मिलती हैं तो अनया की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ये वो नशा होती है जिसे इंसान एक बार कर लेते इससे बाहर कभी नहीं निकलना चाहे। मोहब्बत में डूबे दो पंछी जब अपनी मोहब्बत को अंतिम चरम तक ले जाते हैं तब वहाँ से लौट कर आना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही हाल फिलहाल दोनों की थी। आकृति इन सारी चीज़ों को झेल नहीं पा रही थी लेकिन इसे रोकना भी नहीं चाहती थी। अनया एक बार फिर से आकृति को किस करना स्टार्ट कर देती है और ये किस जो प्यार से स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे करके ये वाइल्ड होती जा रही थी। वो कहते हैं ना कि जब इंसान एक बार इस मोहब्बत के सफ़र पर उतर जाए तो किस रास्ते पर किस तरह से वो चल रहा है इसे समझना लगभग नामुमकिन हो जाती है। अनया स्टार्टिंग तो प्यार से किया था, धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी आंखों में उसके दिल में उसके दिमाग में नशा चढ़ रही होती है तब वो धीरे धीरे वाइल्ड होती जा रही थी। आकृति को ये सारी चीज़ें सहन नहीं हो पा रही थी। अनाया कि वो किसेस बाइट आकृति के जैसे मानो जान निकाल रही हो। पता नहीं क्या हुआ था आज अनाया को। इसे फर्स्ट टाइम बोले या सेकेंड टाइम बोले लेकिन ये रूप आकृति ने फर्स्ट टाइम ही देखी थी अनाया की। अनाया जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे आकृति की हालत बेहद ही ज़्यादा खराब होती जा रही थी। उसे सह पाना मुश्किल हो रही थी। अनाया जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे आकृति की चीखें भी निकल रही होती है। जब एक बार अनाया जो है नेवल साइड पे हल्की सी भी बाइट करती है आकृति की पूरी बॉडी जैसे मानो कांप जाती है। उसकी चीखें निकल जाती है, थोड़ी सी तेज थी। अनाया झटके से उसके ऊपर आते हुए उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती, क्या कर रही हो? पूरी फैमिली को उठानी है क्या? थोड़ी सी कंट्रोल करो बेबी। अनाया की बातें सुनकर आकृति अपनी नजरें जो है झुका लेती है। उसको बहुत शर्म आ रही थी लेकिन फिर भी वो धीरे से कहती है, तो आप भी थोड़ा आराम से कीजिए ना। देखिए मुझे पेन पेन हो रही है। जब ये बोलती है ना अनाया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है, क्या करें, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। ये बोलते ही आकृति जब सुनती है ना अनया की बातें उसके आंखों में जो शर्म जो हया उसके चेहरे पर आती है ये देखकर अनया को तो मानो एक अलग ही मदहोशी छा जाती है उसकी वो खूबसूरती को देखकर। अनया अपनी नज़रें थोड़ी सी झुकाती है और आकृति के चेहरे को देखती है और देखते हुए झुककर पहले उसके फोrehead पे किस करती है, फिर उसकी आंखों पर, फिर उसके चिक्स पर और आखिर में उसके लिप्स पे किस करते हुए कहती है, बेबी तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत। इस खूबसूरती को मैं तराशना चाहती हूँ, मैं इसे संवारना चाहती हूँ। बहुत ही प्यार से ये सारी बातें जो है बोल रही होती है। आकृति आकृति बस अपनी नज़रें झुकाए हुए सारी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। अनाया ना जाने आज क्या खाई थी जो उसके अंदर इतनी एनर्जी और साथ ही इस तरह की बातें जो आज से पहले आकृति ने कभी भी सुनी नहीं थी उसकी मुंह से। अनाया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जितने भी शर्म के पर्दे थे जैसे मानो उसको हटाते हुए वो आगे बढ़ रही होती है। आकृति पूरी तरह से फील कर पा रही थी
कि अनाया उसे किस हद तक आज चाह रही होती है। दोनों के बीच की सारी दूरियां धीरे धीरे करके मिट रही होती है। उस कमरे में बस मधोशियां से भरी सिसकारियां, भारी सांसें की आवाजें गूंज रही होती है। बीच बीच में हल्की चीखें भी सुनाई दे रही होती है। दोनों एक दूसरे को मोहब्बत में इस तरह से डूब चुके थे, उन्हें जरा भी खबर नहीं हुई कि कितने टाइम गुजर चुके हैं। अनाया अनाया तो जैसे मानो थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि थकान आकृति के चेहरे पर भी नजर नहीं आ रही थी। कहने को तो ये दोनों इंसान ही थे, लेकिन कोई नॉर्मल इंसान तो थे नहीं। दोनों एक योद्धा और दूसरी उसकी कवच। थकान होने का तो सवाल ही नहीं होता, तो जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ लगभग यही 3 घंटों के बाद फाइनली अनाया रुक सी जाती है और साथ में आकृति भी। दोनों एक दूसरे को आज पूरी तरह से पूरा कर चुके थे अपने पूरे होशो हवास में। आकृति अनाया के सीने पर सर रख लेती है। अनाया भी उसको अपनी बाहों में भर लेती है और भरते हुए कहती है, वाइफी आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। जब ये सुनती है आकृति तो अपनी नज़रें उठाकर अनाया को देखती है और कहती है, प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, लेकिन छोड़ के जाने वाली बात आपके दिमाग में कहाँ से आई? मैं क्या छोड़ के जाने वाली हूँ आपको? अनाया उसको देखती है, उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहती है, नहीं बेबी, वो तो मैं आपसे बता रही हूँ कि आप मुझे कभी छोड़ कर मत जाना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आकृति भी उसके सीने से लगे हुए कहती है, कभी नहीं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप सो जाइए। अनाया टाइटली उसको अपनी बाहों में भर लेती है। अनाया आकृति को बाहों में भरे हुए ही अपनी आंखें जो है बंद कर लेती है। आकृति भी अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगली सुबह करीबन 7 बज चुके थे और इनके दरवाजे पर रूही जो है खटखटा रही होती है। करीबन 5 मिनट से दोनों मानो किस दुनिया में खो चुके थे, इतनी गहरी नींद में जा चुके थे कि उन्हें ज़रा भी खबर नहीं थी कि उनके दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। रूही परेशान होकर वो वापस जो है लौट जाती है और जाते हुए हॉल में बताती है कि मम्मी, दीदी तो दरवाज़ा खोल ही नहीं रही हैं, मैं कब से ट्राई कर रही थी। एक्चुअल बात ये थी कि उसके अनाया के पापा और दादाजी आ चुके थे और वो अनाया से मिलने के लिए बेचैन थे। सुबह के करीबन वो लोग 4 बजे ही आ चुके थे। उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला गया था, लेकिन वो रेस्ट करने से मना कर दिए थे। बोले कि नहीं, आप अनाया से बातें करनी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए वो लोग सुबह के 6 बजे से लेकर अब तक वो वेट कर रहे थे कब अनाया कमरे से बाहर निकले। वहीं अनाया के कमरे में आकृति की नींद खुल चुकी थी और वो खुद को अनाया की बाहों में देखकर पहले तो खुश हो जाती है। वो अनाया के चेहरे को देखती है बड़े ही प्यार से। तभी तभी जो है उसको कुछ एहसास होता है। वो खुद की नज़रें झुकाते हुए हल्के से चद्दर को उठा कर देखती है और देखते ही उसको बेहद ही ज़्यादा शर्म आ जाती है। वो चद्दर को फिर से सही करती है और अनाया को देखने लगती है। अनाया अनाया जो है चद्दर के अंदर से ही उसकी कमर पे हाथ रखी होती है और अपने एक पैर उसके पैरों पर। और यही चीज़ आकृति को शर्माने पर मजबूर कर दी, क्योंकि उन दोनों के बदन पे कोई भी कपड़े नहीं थे। आकृति धीरे से अनाया के हाथों को अपने कमर से हटाते हुए वो उठने की कोशिश करती है,
लेकिन जैसे ही अनया के हाथ को हटाती है ना, अनया तुरंत एक बार फिर से अनया के कमर को अपने हाथों से जकड़ लेती है। ये देखकर आकृति अनया के चेहरे को देखने लगती है। तभी बड़े ही प्यार से धीरे धीरे अनया की आंखें जो है खुलती है और अनया आकृति को देखते हुए कहती है, क्या हुआ वाइफी, सुबह सुबह क्या इरादा है, हमें छोड़कर जानी है? आकृति उसकी नज़रों को अपने ऊपर देखकर अपनी नज़रें झुका लेती है और कहती, देखिए मुझे छोड़िए, मुझे वॉशरूम जानी है। वॉशरूम जानी है? हाँ तो छोड़ देंगे, पहले अच्छे से गुड मॉर्निंग विश तो कर दो। आकृति उसकी तरफ देखती है और बड़े ही प्यार से कहती है, गुड मॉर्निंग। अनया उसको देखती है और हल्के स्माइल के साथ कहती है, नो बेबी, ये तरीका नहीं है गुड मॉर्निंग बोलने का। आकृति, अच्छा कौन सा तरीका है? हाँ चलिए मैं बताती हूँ। ये बोलकर अनया उसको अपनी तरफ खींचती है और खींचते हुए हल्के से उसके लिप्स पर किस करती है और करते हुए कहती है, फ़िलहाल के लिए आप इतने से काम चला लीजिए। वो क्या है ना, आपकी छोटी बहन जो है, जैसे कि मेरी शाली, पिछले 5 मिनट से दरवाजे को खटखटाया जा रही थी। आकृति जब ये सुनती है ना, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती, तो आपने कुछ बोला नहीं? मैं क्या बोलूँ, मेरी तो कितनी अच्छी मोमेंट चल रही थी, मैं क्यों बोलूँ? आकृति उसकी बातें सुनकर कहती है कि क्या बोल रहे हो आप, घर में सब लोग क्या सोच रहे होंगे, कितना टाइम हो रहा है? वो इधर उधर देखती है तो साइड में उसका मोबाइल पड़ा हुआ था। मोबाइल को उठाती है तो टाइम देखती है, 7:20 हो रहे थे। वो देखती है और चौंक जाती है और कहती, 7 ज़्यादा हो गए, हटिए हटिए, मुझे छोड़िए, जाना है। अनया जो है उसको अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, जाना तो मुझे भी है, तो आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, चलिए हमारे साथ। ये बोलकर अनया चद्दर को हटाती है। जैसे ही वो चद्दर हटाती है, आकृति अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती, क्या क्या कर रहे हो आप? अनया उसको देखती है और हंसती हुई कहती है, क्या वाइफी, अभी भी कुछ बाकी है क्या? अनया आकृति को अपनी बाहों में टांग लेती है और उसको वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ जाती है। आकृति कहती है, ये आप क्या क्या कर रहे हो, मैं कर लूँगी, आप जाओ ना। अनया कहती है, अरे एक ही वॉशरूम है, हम दोनों को टाइम से घर से बाहर निकलनी है, मतलब कमरे से बाहर निकलनी है, और तुम बोल रही हो कि मैं जाऊँ, कहाँ जाऊँ? अगर मैं बगल वाले वॉशरूम में जाती भी हूँ तो मैंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, देखो ना मुझे। अनया के ये बोलते ही आकृति अपनी नज़रें जो है नहीं उठाती और कहती, बिल्कुल भी नहीं, आप खुद ही देखो। ये बोलकर वो अपनी नज़रें जो है दूसरी साइड ऑफ फेर लेती है। अनया उसकी ये हरकत देखकर हंसते हुए कहती है, आकृति क्या यार, क्या बोलूँ मैं, मतलब अभी भी कुछ बाकी है कहने को, तो ये सेकेंड टाइम था, लेकिन इसे हम फर्स्ट टाइम मान सकते हैं। और उसके बाद भी तुम्हारी ये हालत। आकृति उसके मुंह पर हाथ रखती और कहती है, प्लीज़ चुप हो जाइए, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, आप चाहिए, मुझे नहानी है। अनया कहती है, कोई बात नहीं बेबी, मैं हूँ ना, इतनी मेहनत क्यों करनी, वैसे भी आप रात में बहुत मेहनत की हो, अब मुझे भी थोड़ी सी कुछ करने दो, आपकी हेल्प करने दो, आप बहुत थक गए हो। ये बोलकर वो शावर के नीचे आकृति को खड़ी कर देती है और शावर जो है ऑन कर देती है। आकृति कुछ कह ही नहीं पाती। हाँ, वॉशरूम में भी थोड़ी बहुत लवी डवी मूवमेंट तो हो ही जाती है दोनों की। अच्छे से नहाने के बाद दोनों, पहले अनया जो है आकृति को वहाँ पे रखे टॉवेल्स को देती है और कहती है, तुम बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ। तो आकृति भी उस टॉवेल को खुद के ऊपर लपेट कर वो कमरे से बाहर निकल जाती है और अनया भी वहाँ पर एक बाथरोब रखा हुआ था, उसे लेती है और खुद पहनती है और बाहर आती है। बाहर आने के बाद देखती है कि आकृति कवर्ड के पास जाकर उसके लिए कपड़े निकाल कर बेड पर रख चुकी थी।
ये देखकर अनाया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो आकृति के पास जाती है, जो कि कवर्ड के पास ही खड़े होकर अपने लिए कपड़े जो है निकाल रही थी। वो जाती है, उसको बैक हग करती है, उसके शोल्डर पे किस करते हुए कहती है, वाइफी क्या मैं आज कपड़े निकाल दूँ? ये सुनते ही आकृति के हाथे जो कपड़े निकालने में बिजी थे वो रुक जाते हैं और वो थोड़ी सी सिर को पीछे घुमाते हुए कहती है, क्या आपको निकालनी है? हाँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो आकृति कहती है, ठीक है निकाल दीजिए। अनया ये देखती है तो खुश हो जाती है। उसके बाद जो है वो पूरे अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक कवर को देखती है, जहाँ पे काफ़ी सारी साड़ियाँ, सूट्स और भी बहुत कुछ थी, नाइट ड्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन साड़ियों में देखते हुए इसकी नज़र एक साड़ी पर जाती है जो कि स्काई ब्लू में थी। अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी थी। उसको देखती है, देखते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उसे निकालती है और आकृति के पास आगे में लगाते हुए उसको देखते हुए कहती है, परफेक्ट, आज आप यही पहनो, आप बहुत खूबसूरत लगोगे। आकृति ये देखती है और उसके चेहरे की वो खुशी देखकर उसको भी बहुत खुशी होती है। वो उसे लेती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अनया कहती है, कहाँ? वॉशरूम में जाओगे तो साड़ी कैसे पहन पाओगे, भीग जाएगी। आप एक काम करो, आप यहीं पे पहन लो, मैं आती हूँ चेंज करके। ये बोलकर वो अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि अगर बोले कि आकृति तुम यहीं पे चेंज कर लो मेरे सामने, तो वो तो करने से रही। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वो खुद चली जाती है। ये देखकर आकृति भी जल्दी जल्दी अपनी साड़ी जो है पहनना स्टार्ट कर देती है। करीबन 5 मिनट बाद अनया वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि आकृति ने साड़ी अच्छे से पहन रखी है। वो मिरर के पास जाती है और जाकर पहले खुद को सही करती है, बाल वगैरह ठीक करती है, थोड़ा चेहरे पर क्रीम वगैरह अप्लाई करती है और फिर वो आकृति को देखती है। आकृति वहीं पे खड़ी होकर उसी को देख रही थी। शायद ये सोच रही थी कि वो हटे तो मैं जाऊँ वहाँ पे। अनया ये देखती है और स्माइल करते हुए उसके पास जाती है, उसके हाथों को पकड़कर मिरर के पास लेकर आती है और वहीं पर एक स्टूल थी तो वहाँ बैठाती है और उसके बाद उसके बालों को हेयर ड्राई करने लगती है। और मिरर में दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तिरछी नज़रों से अनया आकृति को भी देख रही थी और साथ ही साथ उसके बालों को सुखा भी रही थी। जब बाल सूख जाते हैं तो उसके बाद जो है उसके गले में वो मंगलसूत्र है जो कि रात को अनया ने खुद अपने हाथों से निकाल दिया था, उसको एक बार फिर से पहनाती है। एक गले में छोटा सा नेकलेस भी पहनाती है जो कि ऑलरेडी पहले से वहाँ पे रखी हुई थी। अनया उसकी मांग में सिंदूर भरती है, उसके बाद उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाती है। एक मांग टीका रखी हुई थी वहाँ पे, उसे भी लेती है। आकृति को देखती है, आकृति उसके इशारों को समझ जाती है और अपनी पलकें जो है झपका देती है, जैसे कह रही हो आपको जैसे मुझे तैयार करनी है आप कर दो। उसके इशारों को समझते हुए अनया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, तो बड़े ही प्यार से उसके जो मांग में सिंदूर भरा था जस्ट वहीं पर वो मांग टीका भी लगा देती है। आकृति को मिरर में देखती है। आकृति बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिर्फ 2 चीज़ की कमी थी, एक बिंदी और दूसरी लिपस्टिक। वो बिंदी वहाँ से उठाती है, एक हल्की सी मरून कलर की बिंदी उसके माथे पर लगा देती है। उसके बाद जो है वो लिपस्टिक हाथ में लेती है। वो लेती तो है लेकिन सोच रही थी कैसे लगाए, क्योंकि वो खुद आज तक कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाई थी। उसको समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कैसे लगाऊं। वो आकृति को देखती तो कभी उस लिपस्टिक को देखती। आकृति ये देखकर समझ जाती है, उसके हाथों से वो लिपस्टिक लेती है और कहती है, लाइए मैं खुद लगा लेती हूँ। अनया उसके हाथों में वो लिपस्टिक दे देती है और कहती है, हाँ ठीक है तुम ही लगा लो, मुझे पता नहीं कैसे लगाते हैं। आकृति कहती है, अच्छा नहीं पता, हाँ ठीक है देखिए। आकृति मिरर में देखते हुए लिपस्टिक जो है अपने लिप्स पर अप्लाई करती है और बड़े ही गौर से अनया देख रही होती है कि कैसे वो लगा रही थी।
अनाया देखती है और कहती है, ऐसे लगाते हैं? ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम मैं खुद अप्लाई करूँगी। ये बोलकर वो उसके फ़ोरहेड पे किस करती है और कहती है, तो चलें? आकृति हाँ में सिर हिलाती है। दोनों एक साथ उस कमरे से बाहर निकलते हैं और जैसे ही सीढ़ियों पर अपना पैर रखते हैं, हॉल में बैठे सभी लोगों की नज़र उनकी तरफ चली जाती है। दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सभी आंखें फाड़े बस दोनों को ही देखे जा रहे थे। दोनों सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आते हैं और सबसे पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जो है वहाँ बैठ जाते हैं। आकृति जो थी मंदिर में जाती है, वहाँ जाकर दिए जो देखती है कि जला हुआ है। ऑलरेडी पूजा वगैरह घर में सब हो चुकी थी। वो जाती है और भगवान को प्रणाम करती है और मन की कुछ बातें करती है। उसके बाद जो है वो हॉल में आती है, जहाँ पर नाश्ते की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। सभी जो है डाइनिंग टेबल पर जाते हैं, लेकिन सभी की नज़र इन दोनों पर टिकी हुई थी। अनाया की मम्मी कहती है, बेटा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आकृति उनकी बात सुनने के बाद वो थोड़ी-सी नज़रें जो है झुका लेती है। दादी माँ भी कहती हैं, हाँ बेटा आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। कहीं जाना है क्या जो इतने अच्छे से रेडी हुए हो? आकृति कुछ नहीं कहती। अनया कहती है, नहीं कहीं नहीं जाना, नाश्ता करते हैं। वो बात को पलटना चाहती थी। सभी जो है उसको देखते हैं और घूरते हुए कहते हैं, वैसे हम कब से तुम्हें इंतज़ार कर रहे थे तुम लोगों का। तुम लोग कर क्या रहे थे? ये सवाल दादी माँ करती हैं। अनया अपनी दादी को घूरते हुए देखती है, जैसे कह रही हो ये भी कोई सवाल था। दादी माँ समझ जाती है और वो कुछ नहीं पूछती। सभी जो है साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। अनया अपने पापा और दादाजी को देखती है। उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसके दादाजी उसको कुछ इशारा करते हैं। अनया समझ जाती है। नाश्ता वगैरह जब हो जाती है तो वो कहती है, ठीक है फिर मुझे बात करनी है दादाजी से। तो दादाजी कहते हैं, हाँ चलो। आकृति हाँ हाँ दादाजी आ जाओ तुम भी। ठीक है दादाजी। वो सभी जो है एक कमरे में जाते हैं। उनके पीछे पीछे अनया की मम्मी, दादाजी, अनया की मम्मी और दादी माँ भी जाते हैं। आकृति की मम्मी वहीं पर थी, तो अनया की मम्मी रुकती हैं और कहती हैं, आप भी आ जाइए। नहीं आप लोग जाइए, ये आपकी फैमिली की बात है। तो अनया की मम्मी उनके हाथ को पकड़ती हैं और कहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी फैमिली से तो आप भी जुड़ चुकी हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप भी हमारी फैमिली के हिस्सा हो, तो आप भी चलिए हमारे साथ। वहीं रूही बैठी हुई थी। तो अनया की मम्मी रूही को देखती हैं और कहती हैं, बेटा ये बड़ों की बात है, तो आप यहीं पे रुको, हो सके तो अपनी स्टडी करो, ठीक है। और रूही समझदार थी, वो कहती है, जी आंटी आप लोग जाइए, मैं यहीं पर रहूँगी, ठीक है। अगर कोई मिलने के लिए आए तो बोल दीजिएगा कि अभी घर पर कोई नहीं है, ओके आंटी। ये बोलकर रूही जो है कि स्माइल पास करती है। अनया की मम्मी भी उसको स्माइल करते हुए देखती हैं और उसके सिर पे हाथ रखती है और कहती है, बहुत प्यारे बच्चे हो। और वो सभी जो है सेम उसी कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर दादाजी, अनया के पापा और अनया और आकृति गए हुए थे। दादाजी वहाँ जाकर एक सोफे पर बैठ जाते हैं और जस्ट उनके बगल में उसके पापा, अनया के पापा बैठ जाते हैं। अनया आकृति भी एक सोफे पर बैठ जाती हैं और बाकी के मेंबर्स जो आते हैं ना, तो वो कहीं बेड पर कहीं और बैठ जाते हैं। अनया कहती है, दादाजी क्या बात है, आप इतने सीरियस क्यों हो? अनया के दादाजी जो थे बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। उनके फेस के एक्सप्रेशन देख कर लग रहा था वो काफ़ी अंदर से घबराए हुए थे। अनया के दादाजी कहते हैं, बेटा वो टाइम आ गया है, 2 दिन रह गए हैं, तुम्हें 2 दिन के अंदर जाकर आकृति के पापा को बचा के लाना होगा। अगर तुम 2 दिन के अंदर नहीं गए तो तुम सब कुछ खो दोगी। अनया ये सुनकर थोड़ी सी घबरा जाती है और फिर भी घबराती भी है और थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। घबराने की बात ये थी कि वो सब कुछ खो देगी, इसका क्या मतलब था? कन्फ्यूज़न, मुझे कहाँ जानी है?
तो वो कहती है, दादाजी मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप कहना क्या चाहते हो, आप क्लियर बताओ। तो दादाजी कहते हैं, बेटा 2 दिन बाद कुछ ऐसा होने वाला है जैसा हम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें आकृति के पापा को जल्द से जल्द बचाकर यहाँ पर लानी होगी, और तभी तभी जो है तुम आकृति को अपने पास रख पाओगी। नहीं तो अगर आकृति के पापा को कुछ हुआ तो तुम आकृति को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। ये सुनते ही अनाया झटके से खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या क्या बोल रहे हो आप, मैं आकृति को नहीं खो सकती। दादाजी उसको शांत कराते हुए कहते हैं, बैठ जाओ, मेरी पूरी बात सुनो। तुम्हें आज ही उत्तराखंड के लिए निकलनी होगी। उत्तराखंड? लेकिन क्यों, मुझे उत्तराखंड क्यों जानी है? दादाजी कहते हैं, सब बताऊंगा, थोड़ी सी पेशेंस रखो और चुपचाप बैठो। अनाया एक बार फिर से बैठ जाती है और कहती है, ठीक है बोलिए। अनंतपुर, अनंतपुर का नाम सुना है? ये सुनते ही अनाया थोड़ी अपने दिमाग पे जोर लगाती है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था अनंतपुर अनंतपुर। लेकिन आकृति, दादाजी क्या आप अनंतपुर राजघराने की बातें कर रहे हो? ये सुनते ही दादाजी उसकी तरफ देखने लगते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें कैसे मालूम इसके बारे में? मैंने पढ़ा है इस बारे में, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। मैंने एक बुक देखी थी जो राजघराने पर रिसर्च की गई थी, और उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ रखी हैं। अनंतपुर राजघराना जिसे शापित मानी जाती है। जब ये बोलती है ना तो पूरा परिवार आकृति की तरफ देखने लगता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि स्टोरी थोड़ी सी छोटी है, पर कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हो पूजा का टाइम है तो मैनेज करना थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ जानेंगे हम आखिर अनंतपुर राजघराने का अनाया की फैमिली से क्या कनेक्शन है, और आकृति क्यों बोली कि वो शापित मानी जाती है राजघराना। ऐसा क्या है उस राजघराने का इतिहास, जानेंगे सब अगले पार्ट में। तो जुड़े रहिए हमारी स्टोरी के साथ, संगम दो दिलों का। और एक बात और, पूजा की टाइम चल रही है, सबको पता है। कल स्टोरी आ सकती है, कल के बाद आएगी या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि अष्टमी और नवमी घर में पूजा होती है, जिसके कारण पूरा घर बिजी रहता है, पूरी फैमिली मेम्बर बिजी रहते हैं। घर की पूजा पाठ और सजावट को लेकर सारी चीज़ें होती हैं। नवमी के दिन बहुत अच्छे से पूजा की जाती है घर में। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। अगर हम टाइम मिलने से रिकॉर्डिंग हो गया तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए दिल से सॉरी पहले ही हम बोल देते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।